बेटा हम लोग बात कर रहे थे डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। तो उसके लिए मैंने आपको ये तो बता दिया था कि किस तरह से हम लोग डिग्री डिसाइड करते हैं। एक मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, जिससे आप थोड़ा सा और प्रॉपर्ली इसको डिसाइड कर पाएंगे। फिर हम लोग एक साथ पूरी लिस्टिंग कर लेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है CH3 और मान लो यहाँ पर लिखा है CH2, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ पर लिख दिया मान लो CH3। तो अब बेटा यहाँ पर हम लोग जब डिसाइड करेंगे डिग्री तो वो किस वे में होगी देखो जरा। तो एक बात बताओ, हम लोग यूं कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। जब कोई पर्टिकुलर कार्बन किसी दो कार्बन से अटैच हो तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी। और जब कोई पर्टिकुलर कार्बन तीन कार्बन से अटैच होता है तो उसे बोलते हैं टर्शियरी। और कोई पर्टिकुलर कार्बन अगर चार कार्बन से अटैच हो तो उसे बोलते हैं क्वाटरनरी। तो इस तरह से हम लोग डिग्री डिसाइड करते हैं। तो देखो प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम और क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब हम लोग को डिसाइड करना है। आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड करेंगे जरा देखो आप। यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन क्या एक ही कार्बन से अटैच है, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन जरा देखो क्या एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे भी बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी। ये भी क्या हो जाएगा प्राइमरी, ये भी क्या हो जाएगा प्राइमरी। लेकिन अब जरा देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन, क्या ये वाला कार्बन इन तीन कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा टर्शियरी। क्या ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा सेकेंडरी। क्या ये वाला कार्बन चार कार्बन से अटैच है, इसलिए कैसा हो जाएगा क्वाटरनरी। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी हम लोगों ने डिसाइड कर ली। अब उसी के बेसिस पर अब आप काउंट कर सकते हो कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन कैसे होते हैं। तो देखो आप प्राइमरी कार्बन में 1 2 3 4 5 ये प्राइमरी कार्बन हो गया बेटा। सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो ये अकेले ही है, तो ये सेकेंडरी कार्बन एक है। टर्शियरी कार्बन की बात करें तो ये भी अकेला ही है, तो टर्शियरी कार्बन भी एक ही है। जबकि बेटा क्वाटरनरी कार्बन, तो क्वाटरनरी कार्बन भी क्या है एक ही है। तो ये तो बेटा ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कौन कितने कार्बन होते हैं। अब मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि जैसे कार्बन की कैटेगरी होती है वैसी किसकी कैटेगरी होती है। जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, और आपको तो पता है क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन देखो जरा कितने, तो यहाँ से तीन, यहाँ से तीन, यहाँ से तीन, यहाँ से तीन और यहाँ से तीन। मैंने आपको बताया था प्राइमरी हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या है। तो प्राइमरी कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। तो जरा देखो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, तो टोटल हो गया बेटा यहाँ पर 15 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का मतलब मैंने बताया था सेकेंडरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर जरा देखो आप, ये दो हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए 2। और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने होंगे, तो टर्शियरी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसे बोलते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितना है बेटा ये 1। और आपको तो पता है क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या ये क्लियर हो गया। अब इसी के बेसिस पर अब हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि कैसे कैसे कौन से कार्बन की डिग्री होगी। इसके लिए मैं पूरी एक टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना होगा। टेबल में देखिए, जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल लेंगे और अलग अलग कैटेगरी ले लेते हैं। देखिए मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये है कंपाउंड। कंपाउंड के बाद में यहाँ पर मैं डिग्री लिख देता हूँ बेटा। जैसे प्राइमरी कार्बन, फिर मैं डिग्री लिख देता हूँ सेकेंडरी कार्बन, फिर मैं डिग्री लिख लेता हूँ टर्शियरी कार्बन, फिर यहाँ पर डिग्री है क्वाटरनरी कार्बन, फिर यहाँ पर है प्राइमरी हाइड्रोजन, फिर है यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर है टर्शियरी हाइड्रोजन। अब हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे कंपाउंड्स में कि कैसे कैसे जो है कैटेगरी आप बना सकते हो। तो ध्यान से देखें आप किस तरह से बना लोगे आप कैटेगरी में। ये मान लो मैंने कंपाउंड लिखे हैं और इनमें सारी जानकारी है। अब मान लो कोई एक कंपाउंड लिख दूं और आप सारी कैटेगरी खुद ही फिल कर सकते हो। देखो चलो मान लो मैं यहाँ ले रहा हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो मैंने ऐसा ले लिया। ये लो बेटा, ये इस तरह से मान लो छोटा ले लेते थोड़ा पहले, ये इस तरह से। अब देखो आप जरा इसमें ध्यान से देखना, और ये यहाँ पर ये इस तरह से देखो आप बेटा। इसमें अगर आप देखते हो तो बेटा ये कार्बन क्या एक ही से अटैच है प्राइमरी, ये भी क्या है प्राइमरी, ये भी क्या है प्राइमरी, ये भी क्या है प्राइमरी। ये बताओ क्या हो जाएगा,
सेकेंडरी, ये कैसा है टर्शियरी, ये भी कैसा है टर्शियरी। बताओ प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, 4 को हम लोग प्राइमरी कार्बन एटम बोल रहे हैं। चलो अब सेकेंडरी कार्बन एटम कितने, तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी एक ही दिख रहा है, तो सेकेंडरी कार्बन एटम एक है। टर्शियरी कार्बन एटम कितने हैं, तो 1 और 2 है, ये टर्शियरी कार्बन एटम हुए 2। क्वार्टरनरी तो नहीं लिख रहा है इसलिए 0 लिख देते हैं। अब जरा देखो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है, तो मैंने अभी बताया प्राइमरी कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। जरा देखो यहाँ एक वैलेंसी पूरी हो रही है, लेकिन आपको तो पता है इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब यहाँ 3 क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, टोटल हो गए ये कितने 12, तो 12 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ से लिख रहा है 2 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है। टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि बाकी 3 वैलेंसी तो दिख ही रही है, मतलब एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल हो गया 2। ये इस तरह से कैटेगरी हो गई। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा लिखा मैंने, ये इस तरह से, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा लूं मान लो, और यहाँ पर ये ऐसा कर लूं। अब देखो आप जरा ध्यान से, ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है टर्शियरी, ये कौन सा है सेकेंडरी, ये कौन सा है टर्शियरी, ये कौन सा है टर्शियरी, ये कौन सा है सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी। तो यार देखो प्राइमरी कार्बन कितना है, 1 है। सेकेंडरी कितना है, तो सेकेंडरी में देखो 1 2 और ये 3 सेकेंडरी है बेटा। टर्शियरी कितने हैं, तो 1 2 और ये 3 टर्शियरी है। क्वार्टरनरी 0 है बेटा। और अब जब देखो प्राइमरी, ये यहाँ पर कार्बन है, एक वैलेंसी तो ये दिख रही है, मतलब बाकी 3 क्या है हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ से एक वैलेंसी तो दिख रही है, बाकी 3 क्या होगी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये हम लोग लिख लें 3 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन में देखो यहाँ से 2 और यहाँ पर 1, टोटल कितने हो गए 3, और एक यहाँ पर भी है, देखो ना ये एक वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी, मतलब एक यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 वैलेंसी, मतलब एक क्या है हाइड्रोजन, यहाँ एक वैलेंसी 2 वैलेंसी, मतलब यहाँ 2 क्या है हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल हो गए 4, तो 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन। और टर्शियरी हाइड्रोजन की बात करूं तो देखो अगर यहाँ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि एक वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पर भी ऐसे ही एक वैलेंसी 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो एक टर्शियरी हाइड्रोजन की बात करूं तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल कितने हो गए 3। ये लो बेटा। नेक्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल, मान लो ऐसा ले लिया हम लोग, ये देखो, और मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई इसमें जो है कौन कौन से किस कैटेगरी के हाइड्रोजन है, तो देखो आप जरा, ये एक ही से जुड़ा है प्राइमरी, ये क्या 3 से जुड़ा है, 1 2 और 3, ये टर्शियरी, ये कौन सा है सेकेंडरी, ये कौन सा है, ये भी सेकेंडरी, और ये बताओ ये कौन सा है, तो ये इधर से 1 2 3 और 4 से जुड़ा है, मतलब ये क्वार्टरनरी, ये कौन सा है सेकेंडरी है, और ये भी कौन सा है सेकेंडरी। इस तरह से बेटा, तो देखो प्राइमरी कार्बन एटम कितने हुए, तो आप कहोगे 1 प्राइमरी कार्बन एटम 1। अच्छा सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, तो 1 2 3 4 सेकेंडरी। अच्छा टर्शियरी बता दो कितना, 1 है, टर्शियरी 1 है। क्वार्टरनरी बता दो, क्वार्टरनरी कितना है, तो यहाँ पर 1 ही है, ये लो 1 है। अब बता दो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, तो 3 है, ये लो 3 है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल हो गए कितने 8 हाइड्रोजन हो गए। और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर देखो जरा एक ही है, ये लो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें हम लोग, आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसमें बात करें, मान लो मैं 4 ले रहा हूँ, ऐसा है बेटा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो ये बेंजीन है, तो बेंजीन में अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन कार्बन एटम कैसे होंगे, तो देखो आप जरा खुद ही बता सकते हो। देखिए हम जरा इस पे देखो, ये वाला कार्बन चूज कर लो, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, मतलब ये सेकेंडरी। अच्छा बताओ ये वाला कार्बन क्या है, 2 से अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी। ये वाला कार्बन क्या 2 से अटैच है, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। बताओ प्राइमरी कार्बन 0 है, सेकेंडरी कार्बन 6 है, टर्शियरी 0 है, क्वार्टरनरी 0 है। अब आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो वैलेंसी देखो जरा 1 2 3 तो हो चुकी है, मतलब 4 वैलेंसी चाहिए कार्बन की, मतलब एक वैलेंसी किससे फुलफिल हो रही है, हाइड्रोजन से, मतलब हम लोग कहेंगे टोटल 6 प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी 0, टर्शियरी 0। नेक्स्ट है इसके बाद अगर मैं बात करूं और एग्जांपल ले लें हम लोग, इस तरह से ले लें। फिफ्थ एग्जांपल, मान लो ऐसा है, यहाँ से डबल बॉन्ड लगा लूं, यहाँ पर ये ऐसा, और यहाँ पर मान लो मैं ऐसा लिख लूं। अब जरा देखो आप इसमें
बताओ ये कौन सा कार्बन एटम है? प्राइमरी। ये भी कौन सा है? प्राइमरी। अरे डबल बॉन्ड है तो क्या हुआ, है तो एक ही कार्बन से अटैच, तो मतलब ये भी क्या है? प्राइमरी। ये भी क्या है? प्राइमरी। ये भी क्या है? अच्छा ये क्या चार कार्बन से अटैच है? क्वाटरनरी। ये प्राइमरी। ये भी कौन सा है? प्राइमरी। ये बता दो कौन सा है? टर्शियरी। और ये भी क्या, ये इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, मतलब टर्शियरी। चलो तो बताओ आप यहाँ पर अगर इस केस में बात करें तो कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में? देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 प्राइमरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी 0 है, टर्शियरी 1 2 2 है बेटा, क्वार्टरनरी 1 है। ये लो। अब हाइड्रोजन गिन लो तो यहाँ, आई एम सॉरी ये मैंने गलत लिखा, यहाँ पर ये कैसा है बेटा? सेकेंडरी है ना। अरे देखो कैसे, एक इधर से कार्बन, एक इधर से कार्बन है, तो सेकेंडरी होगा। ये 4 है और सेकेंडरी कितना है? 1 है। ये लो बेटा 1 है। अच्छा अब जरा देखो आप, मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, तो देखो आप जरा, एक यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 2 वैलेंसी तो हो गई, यहाँ कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो 2 तो यहाँ से हो रही है, 2 मतलब क्या है? हाइड्रोजन। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर एक वैलेंसी हो रही है, मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये टोटल हो गए 11, 5 और ये 6, कितने हुए? 11। तो 11 प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? तो यहाँ पर देखो 2 वैलेंसी तो पूरी होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो टर्शियरी कार्बन तो है लेकिन टर्शियरी हाइड्रोजन नहीं है, 0। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 6 एग्जांपल नेक्स्ट देखें हम। देखें हम 6 एग्जांपल। मान लो ऐसा लूं मैं मॉलिक्यूल इस तरह से, और इसमें हम लोग डिनोट करें, मान लो ऐसा ये रहा, और इसमें आप बताना कि किस तरह से कौन सा जो है एटम होगा, ये मान लो ऐसा है। तो पहले तो बता दो प्राइमरी, क्या ये प्राइमरी है? हाँ। ये भी कैसा है? प्राइमरी है। अच्छा बताओ ये कैसा है? तो ये 2 कार्बन इधर से और इधर से अटैच है, सेकेंडरी। क्या ये टर्शियरी? 1 2 और 3, ये टर्शियरी। ये बताओ ये कैसा है? 1 2 और 3 टर्शियरी, ये वाला सेकेंडरी, ये वाला सेकेंडरी, और ये बता दो बेटा कैसा है? 4 कार्बन से अटैच है, क्वाटरनरी। बता दो प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं इसमें? प्राइमरी कार्बन एटम 2 है। सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 और ये 3, तो 3 सेकेंडरी कार्बन एटम। टर्शियरी बता दो कितने हैं? 1 2 2 टर्शियरी है बेटा। क्वाटरनरी बता दो 1 है, ये लो क्वाटरनरी 1 है। अब प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो प्राइमरी कार्बन पर जो अटैच होते हैं हाइड्रोजन उन्हें बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, टोटल बता दो 6 है। अच्छा सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पर जा देखो, 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी, मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ पर भी 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी, मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन है। 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी, मतलब यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है। तो 1 2 और 3, कितने हाइड्रोजन? 3 सेकेंडरी हाइड्रोजन। और टर्शियरी हाइड्रोजन देखो आप जरा, टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ 1 2 और 3, मतलब यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 है। तो बताओ यहाँ टोटल मिला के कितना होगा? 1। समझ में आया? फिर देखो और आगे एग्जांपल, मान लो मैं ऐसा लिख दूं 7th वाला। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा सीधा लिख रहा हूँ। ये मान लो ऐसा है, और मान लो मैं ये लिख देता हूँ इसमें, सपोज दैट जैसा स्ट्रक्चर है ये, और इसमें आप बता दो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये टर्शियरी, ये टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये भी सेकेंडरी। बताओ बेटा प्राइमरी कितने? प्राइमरी कितने हैं बेटा? तो प्राइमरी आप कहोगे, प्राइमरी यहाँ पर 2। सेकेंडरी बता दो कितने? 1 2 3 4, 4 सेकेंडरी। टर्शियरी बता दो कितने हैं? 2 है। क्वाटरनरी 0 है। क्या 6 है? क्या यहाँ पर 8 है? क्या यहाँ पर 2 है? नेक्स्ट 8 है। मान लो ऐसा लिखा, और इसमें आपको पूछे बताओ प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, क्या मान लो डबल बॉन्ड भी लगा, यहाँ पर बताओ ये कैसा है? टर्शियरी, ये बताओ टर्शियरी, ये बताओ टर्शियरी। ठीक है, बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन 3 है, सेकेंडरी 0 है, टर्शियरी 3 है,
क्वाटरनरी 0 है, प्राइमरी हाइड्रोजन 3 3 3 कितने हो 9, सेकेंडरी बता दो ये 0 है, और टर्शियरी बता दो तो यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि 1 2 3 4 4 वैलेंसी हो गई, इधर भी 4 वैलेंसी, इसलिए कितना है 1 है, ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ जो आप घर से कर लेना, ठीक है, 2 3 लिख देता हूँ, आप खुद अपनी मर्जी से कर लेना, कर लोगे। जैसे मैंने ऐसा लिखा 9th वाला कंडीशन इस तरह से लिख दिया, इस तरह के कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं। और इसमें मान लो आपसे मैंने पूछा, इसमें बता दो 10th वाला, मान लो ये पूछा मैंने, इसमें आप बता दो। मान लो ऐसा इस तरह। तो ये सारे एग्जांपल्स आप खुद से कर लेना, यहाँ पर ये आप खुद ही इसको लिखना बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये बाकी आप एग्जांपल खुद से कर लेना। क्या ये इतना क्लियर हो गया? तो आप लोग इजीली ये डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डिसाइड कर सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग डिग्री डिसाइड कर लेंगे इनकी। जैसे यहाँ पर जरा देखो डिग्री ऑफ अल्कोहल, एक बात बताऊँ, यहाँ पर क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट? ये कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है आपको? ये बताओ कौन सा है? टर्शियरी अल्कोहल। 1 2 3 इससे अटैच है। जिस फिर से बोल रहा हूँ डेफिनेशन, जिस कार्बन से OH अटैच होता है उस कार्बन पर देखते हैं कितने कार्बन, राइट? चलो बताओ, यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल 1 2 3 टर्शियरी, ये बताओ सेकेंडरी अल्कोहल, ये बताओ सेकेंडरी अल्कोहल, ये बताओ सेकेंडरी अल्कोहल, ये बताओ, ये जरा देखो यहाँ पर ये कार्बन, जिस कार्बन पर OH अटैच होता है उस कार्बन पर कितने कार्बन है? तो एक ही है। बताओ ये कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया? प्राइमरी अल्कोहल। ये बताओ ये कौन सा है? 1 2 3 टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा बताओ, इसमें इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है प्राइमरी, इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है प्राइमरी, इस कार्बन पर प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन ये वाला बताओ कौन सा सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है। तो ओवरऑल दिस इज अबाउट द डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल की डिग्री भी बेटा। अब चलो डिग्री ऑफ हैलाइड्स। अब हम लोग हैलाइड्स की डिग्री की बात कर रहे हैं बेटा। देखो ये सारे मॉलिक्यूल जो है ना बेटा, ये सब पढ़े लिखे हैं, इनके पास सबके पास डिग्री है, ठीक है। तो चलो लिखो, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? डिग्री ऑफ, बोलो, डिग्री ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स की डिग्री की बात कर रहे हैं। इट इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री जैसा ही होता है इसमें भी डिग्री ऑफ हैलाइड्स। देखो अब जरा ध्यान से, अगर ऐसे ही है तो मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिग्री, है ना, यहाँ पर ये डिग्री लिख दिया, और इधर मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर हैलाइड्स, है ना। हैलाइड्स में ध्यान रखना, हैलाइड्स का मतलब समझते हो आप? हैलाइड्स में आते हैं, जैसे एक्स से लिखते हैं इन जनरल, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर ऑल हैलाइड्स। तो अगर ये यहाँ पर अटैच है, तो जैसे मान लो मैंने यूं कहा, ये यहाँ पर अटैच कर दिया Cl, इस कार्बन पर जिस पर हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन पर, यहाँ X लिख देता हूँ, चले, X में कुछ भी हो सकता है, यहाँ X लिख, जिस कार्बन पर X अटैच हो, हैलोजन अटैच हो, उस कार्बन पर कितने कार्बन अटैच है उसके बेसिस पर, तो ये प्राइमरी हुआ। खुद ही देखो आप जरा, ये हमारे लिए क्या हो गया? सेकेंडरी, राइट? चलो तो खुद ही बता लो, ये हमारे लिए क्या हो गया? X। देखो जरा, ये कार्बन, इस कार्बन पर ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन अटैच है। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे और ज्यादा। एग्जांपल में जैसे मान लो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा, फर्स्ट एग्जांपल में देखो, सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा बेटा, यहाँ पर लिख दिया Br, आप खुद ही डिसाइड करना। सेकंड एग्जांपल,
मान लो ऐसा लिखा Cl, थर्ड एग्जाम्पल ऐसा लिखा मान लो या ऐसा लिखा यार यहाँ पर मान लो ऐसा लिखा फिफ्थ एग्जाम्पल मान लो ऐसा लिखा ये भी यार सिक्स एग्जाम्पल ये ऐसा लिखा ठीक है ये इनमें आप देखिए साइड से कर लोगे बता ये क्या है बेटा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये क्या है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये क्या है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये क्या है देखो आप जरा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये क्या है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड सभी सेकेंडरी हो गए है ना ये बताओ ये क्या है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड सब सेकेंडरी है ना चलो कुछ और दो तीन लिख दो जिसमें प्राइमरी के अंदर है लिख लिया आपने इधर लिखता हूँ इधर लिख मान लो ये लिखूंगा 6 हो गया 7 मान लो ऐसा x 8th एग्जाम्पल मान लो ऐसा चल देखो आप ये कौन सा दिख रहा है आपको ये x हेलोजन अटैच है उससे जुड़ा हुआ कार्बन एक ही है ये प्राइमरी है अच्छा इससे हेलोजन जुड़ा हुआ उस इस कार्बन से कितने कार्बन हो गए 1 2 3 और ये टर्शियरी पहचान लोगे आप डिग्री ऑफ हेलोजन की पहचान लोगे नेक्स्ट डिग्री ऑफ अमाइंस अब बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ अमाइंस चलो देखते हैं बेटा अब ये सेम एज कार्बन एटम नहीं होता डिग्री ऑफ अमाइन डिग्री ऑफ अमाइन सेम एज कार्बन एटम नहीं होता है इसमें थोड़ा डिफरेंट थिंग होता है वो कैसे थोड़ा सा देखते हैं बेटा हम चलो देखिए डिग्री ऑफ अमाइन चलो देखें डिग्री ऑफ अमाइन अगर मैं कहीं पर भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो समझ लेना दिस इज एन प्राइमरी कौन सी कंडीशन है प्राइमरी अगर कहीं पर ये अमाइन ग्रुप है बेटा इसको अमाइन बोलते हैं है ना अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन मिल जाए तो समझ लेना कि दिस इज एन सेकेंडरी और अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कंडीशन मिल जाए तो समझ लेना दिस इज एन टर्शियरी कंडीशन ठीक है बेटा टर्शियरी कंडीशन क्या समझ में आया तीनों ठीक है चलो देखते हैं पहचानना बेटा मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ फर्स्ट NH2 second NH2 third NH2 fourth fifth sixth seventh eighth ninth ऐसा ये सारे कुछ एग्जांपल अब आप कुछ बताना है ना बताओ प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन
बताओ, टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, इसमें ये वाला सेकेंडरी अमाइन, ये वाला प्राइमरी अमाइन। इज दैट क्लियर? तो बेटा इस तरह से आप जो है डिग्री ऑफ अमाइन को डिसाइड कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा कैसे ये कर लेते हैं, है ना? अब बेटा इसके बाद में ये ओवरऑल हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक पॉइंट देखे हैं कि ये डिग्री ऑफ अमाइन कैसे डिसाइड कर लेते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट डिग्री के बाद में अब अगला टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह काम आता है। देखिए वो क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को कई बार प्रयोग बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। कभी कभी इसी को एक और नाम लिखते हैं, या तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखते हैं या क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। पहले हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी से शायद रिलेटेड, डेफिशिएंसी मतलब कमी है ना, या फिर कई बार तो इसको यूं भी लिखते हैं कि ये होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबीई। तो इनमें से कुछ भी शब्द यूज कर ले, आप समझ लेना एक ही बात है। या तो आपको यूज करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या डिग्री हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, या क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखो अब ये क्या होता है, सपोज दैट मैंने कुछ फार्मूला ऐसा लिखा है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा है फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, या ऐसा फार्मूला लिखा मैंने दूसरा, ऐसा लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फार्मूला ऐसा लिखा मान लो ये इस तरह से, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, है ना? या फिर मान लो मैंने फार्मूला कुछ ऐसा लिखा, फोर्थ कंडीशन CH3 CH3। अब आप ध्यान से देखना है तीनों कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। पहला 1 2 3 और ये 4 अलग अलग कंडीशन मैंने रखी है ना। इन चारों कंडीशन में देखो, मुझे अगर मान लो इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में, तो क्या करूं बताओ, क्या कर लूं? पहले सर एक काम करो, यहां पर आप जो है इसमें एक हाइड्रोजन यहां रख दो, एक हाइड्रोजन यहां रख दो, तो ये ऐसा बन जाएगा CH3 CH3, राइट? बोले सर ऐसा आप कर सकते हो, यहाँ एक हाइड्रोजन रखो और यहाँ एक हाइड्रोजन रखो, कुल मिला के आपने कितने हाइड्रोजन रखे? 2। कहने का मतलब H2 के कितने मोल रखे? 1 मोल। 1 मोल का सॉरी H2 के कितने मोल रखे बेटा? 1 मोल। H2 का 1 मोल रखा है। देखो ध्यान से समझ लो बेटा, ये H2 यहाँ 1 मोल है, ये अगर मैं यूं लिखूं ना 2H2 मतलब ये 2 मोल है, अगर 3H2 लिखूं मतलब ये 3 मोल है। समझ में आया? तो बताओ यहाँ पर H2 के कितने मोल रखूं मैं? 1 मोल मतलब 2H2, तो ये 1 H यहाँ 1 H यहाँ। जरा देखो इसमें, इधर देखना, यहाँ H2 के कितने मोल रखूं ताकि ये पूरा फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाए CH3 CH3। बताओ, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन रखूं, यहाँ 2 रखूं, मतलब यहाँ 2, तो यहाँ कितने? 2 मोल, यहाँ 2 मोल रखूं। अच्छा बताओ इसमें क्या करूं कि ये जो क्लोज चेन है ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो। एक तरीका हो सकता है क्लोज चेन को ओपन चेन में कन्वर्ट, यहाँ एक हाइड्रोजन रखूं, यहाँ एक हाइड्रोजन रखूं, बताओ क्या बनेगा? CH3, ये रहा, यहाँ एक हाइड्रोजन रखा CH3, फिर बोलो CH2, कौन सा वाला? ये CH2, ये वाला, और फिर बोलो क्या है? CH3, ये लो बेटा ये CH3। ओवरऑल आपने यहाँ पर हाइड्रोजन रखे हैं, कितने मोल रखे? 1 मोल, ये 1 मोल आपने हाइड्रोजन रख दिए। समझ में आ रहा है आपको? ये लो, अब बताओ इसको किसमें कन्वर्ट करो? इसमें CH3 CH3, ये तो ऑलरेडी है ही,
तो बताओ यहाँ H2 के कितने मोल? 0 मोल। अरे जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आया क्या? तो बताओ जरा, देखो ध्यान से, एक मोल किसी अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझते हो? मैं पहले बता चुका हूं आपको, जब सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड। या मैंने यूं कहा ये क्लोज चेन है बेटा और ये ओपन चेन है। ये क्या है? क्लोज चेन और ये ओपन चेन। तो डीयू की डेफिनेशन ऐसी है, फॉर अ अनसैचुरेटेड और अ साइक्लिक कंपाउंड, फॉर अ 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड और अ साइक्लिक कंपाउंड required number of moles of H2 which converts saturated open chain compound, open chain molecule, that is known as DU। तो जब देखो आप DU यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर क्या है, तो बताओ बेटा यहाँ DU कितना है? 1। देखो ना यहाँ जितने मोल रिक्वायर्ड होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? DU। तो बताओ यहाँ DU कितना है? 1। अच्छा बताओ यहाँ DU कितना है? 2। यहां DU कितना है? 1। यहां DU कितना है? 0। समझे आप? मतलब DU मतलब मैं बोल क्या रहा हूं, DU का मतलब क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो मोल्स होते हैं वही क्या होता है? DU होता है। क्या आप समझ गए? अब मैं यहां पर 2 तरीके से DU डिसाइड कर रहा हूं बेटा, इतना समझ में आ गया? DU या क्या है बेटा? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। देखो डेफिशिएंसी मतलब ये ऐसा क्यों लिखा? देखो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इसको हाइड्रोजन की कमी, इसको डेफिशिएंसी, इसको डेफिशिएंसी, इसको डेफिशिएंसी नहीं है, इसे डेफिशिएंसी इंडेक्स 0 आया है। लेकिन इसको हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, कितनी है? तो ऐसी है कि जिसमें ये साइक्लिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए ओपन चेन में। यहाँ पर भी डेफिशिएंसी है ताकि अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो जाए सैचुरेटेड में, यहाँ पर भी है ताकि अनसैचुरेटेड कन्वर्ट हो जाए सैचुरेटेड में। तो सब में डेफिशिएंसी है, इसमें नहीं है, इसलिए बोला हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये क्यों बोला है अभी आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड कितना है? 1। अरे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डी हो गया 1। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर डी, मतलब कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। हम लोग बात कर रहे हैं कि आप DU को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जरा देखो क्या लिखते हैं हम लोग, DU, ये DU, या आप इसी को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। इसमें से ज्यादातर जो है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इनमें से ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज जो टर्म है वो DU है ना। तो अब DU के लिए 2 अलग अलग कंडीशन है। देखो केस फर्स्ट, इसमें देखो if structural formula is given, अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया गया तब आप क्या करोगे? जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर दे दिया गया हो तो DU इज इक्वल टू आप लिखोगे नंबर ऑफ pi bond प्लस नंबर ऑफ rings, ऐसा लिखोगे, नंबर ऑफ pi bonds प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, कोई हम लोग क्या बोलते हैं? DU। ठीक है, नंबर ऑफ pi bond और नंबर ऑफ रिंग्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? DU। कब? जब आपको क्या दिया हो? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा केस नंबर 2, इसमें if molecular formula is given, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया तो क्या करोगे? तो DU इज इक्वल टू होगा C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिखते हैं। where C नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम C। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम। N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, इफ ऑक्सीजन सल्फर is given, then must be neglected. इनको क्या कर देते हैं बेटा, निग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर फार्मूले में मान लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहीं दिख जाए तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह इनको क्या कर देते हो, निग्लेक्टेड, मतलब डाइवैलेंट को निग्लेक्ट कर देते हैं। C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाय 2, इससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, डी। चलो अब बेटा मैं यहाँ पर कुछ डी को हम लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड कर पाओगे बेटा? चलो हम लोग लिखते हैं, है ना, आप समझ जाओगे क्या है। भले अभी आपको क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ हम लोग डी को कैसे डिसाइड करेंगे। देखना, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, सपोज दैट यहाँ लिखा है मैंने ये कंपाउंड, और यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर, फिर हम लोग यहाँ पर डी, ठीक है, डी कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, और अब आप खुद ही डी डिसाइड करना कर पाओगे। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट मान लो ऐसा, पाई बॉन्ड 1 2, अरे सीख चुके हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते, पाई बॉन्ड 2 है, रिंग 0 डी, समझ में आया? अरे अभी हम लोगों ने लिखा है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू डी, तो 2 + 0 2 हो गया। दूसरा एग्जांपल ऐसा लिखते हैं, बताओ क्या लिखो, पाई बॉन्ड एक, रिंग भी तो है, ये रिंग, बोलो डी दो, ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो अंदर हाइड्रोजन, ये लो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या अभी डी खत्म हो गया? नहीं, अभी इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना, फिर से हाइड्रोजन लगेगी, ऐसे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, समझ आ रहा है? तीसरा देखो, इसमें देखो, बता दो डी, रिंग कितनी है? 2, पाई बॉन्ड कितना है? 2, डी कितना? 4, नेक्स्ट 4, बताओ रिंग कितनी है? 3, पाई कितना है? 2, डी कितना? 5, नेक्स्ट बताओ रिंग कितनी है? 2, दिख रही है 1 और 2, पाई कितना? 1, डी कितना? 3, नेक्स्ट। अरे समझ में आ रहा है, आसान तो है यार, है ना? चलो और देखेंगे, बताओ पाई कितना? 3, रिंग कितना? 1, डी 4, नेक्स्ट 7, बताओ पाई कितना? 1 2 3 4 5, 5 पाई, और रिंग कितनी? 2, डी 7, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 8, शायद आप गड़बड़ कर सकते हो, प्लीज ध्यान से देखें इस एग्जाम्पल, ये जो मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, दिस इज द क्यूबेन, क्या बोलते हैं इसे? क्यूबेन, ये क्यूबेन, इस क्यूबेन में जरा देखो आप, अगर आप रिंग्स काउंट करोगे तो जरा देखो आप
1 2 3 4, ऐसा है ना, क्यूब ऐसा होता है, एक आगे, दो साइड में और एक पीछे, एक ऊपर और एक नीचे। गिनो, काउंट करो, एक रिंग आगे है, दो रिंग इधर है, एक रिंग पीछे, टोटल हो गई 4, एक 5 और एक 6, टोटल ऐसी है। तो बेटा अगर आप टोटल रिंग काउंट करोगे तो ये 6 आ गई, और डबल बॉन्ड 0, अरे पाई बॉन्ड यार 0 है। बोलो यहाँ पर डी क्या आ जाएगा 6, बट ध्यान रखना ठीक है, ध्यान से देखो आप कैसे होता है। इधर देखो, मान लो मैंने क्या किया यहां से, अब देखना जितने बॉन्ड में तोड़ रहा हूं वो काउंट करते चलो। ये मैंने एक तोड़ा, राइट, एक तोड़ दिया, ये मैंने दूसरा तोड़ा, 2, राइट। अब मैं यहां पर यूं कर रहा हूं, 2 तोड़ने के बाद ये मैंने तीसरा बॉन्ड तोड़ा, ये लो तीसरा बॉन्ड। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चौथा बॉन्ड तोड़ दिया, टूट गया चौथा, और अब मैंने ये पांचवा बॉन्ड तोड़ दिया। जिनको नहीं क्लियर है वापस रिपीट करके देखना। अब देखो कितने बॉन्ड तोड़े मैंने, 5। और आपको तो ये पता है ना, मैंने डेफिनेशन कुछ और दी है डीयू की, क्लोज साइक्लिक चेन को ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन खर्च होते हैं। तो बेटा जब जब आप एक एक बॉन्ड तोड़ोगे ना, जैसे मान लो ये यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो बताओ ये बॉन्ड कब टूटेगा, तो जब यहाँ हाइड्रोजन एक ऐड कर दो, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ऐसे मुझे 5 बार हाइड्रोजन 5H2 खर्च करने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर अब ये फार्मूला गलत हो रहा है, एग्जैक्टली डीयू करेक्ट क्या है 5, डीयू करेक्ट है 5, क्योंकि जब इस ओपन क्लोज चेन को ओपन चेन में आप कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको इतना जो है बेटा 5 बार में, तो ये देखो जरा पूरा, अब यहाँ से इस कार्बन को पकड़ो और इस कार्बन को पकड़ो और खींच दो, ओपन चेन हो गई है। तो बेटा दिख तो रही है रिंग 6, लेकिन डीयू कितना 5। तो बेटा ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि मैंने ये बता दिया, ये कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट तो कुछ और है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है कि सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं, बस यही एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज तो बेटा मेरे नजर में ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आया है कि जिसमें आपको डीयू कुछ एक्सेप्शनली दिखाई दे, लेकिन यहाँ दिख रहा है। एक और चीज है, जब ये बात निकली है तो ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेहतरीन एक्सप्लोसिव मटेरियल, इससे बेहतरीन मैंने जो है नहीं पढ़ा है, सबसे बेहतरीन एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। क्या होता है बेटा, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन, ये ऐसा होता है, ये ऐसे 8 बार NO2 हर कॉर्नर पर अटैच है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन। और ये सबसे बेहतरीन एक्सप्लोसिव मटेरियल है, बहुत जबरदस्त विस्फोट के साथ फूटता है, ये बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव मटेरियल है। अब तक के नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सारे नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे बेहतरीन एक्सप्लोसिव मटेरियल। चलो ये हम लोगों ने डीयू की बात करी, कुछ और डीयू अब आप खुद ही डिसाइड कर लेना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या आप कर लोगे खुद से, मैं 2-4 लिख देता हूँ एग्जाम्पल में डीयू के लिए, ये तो आपको क्लियर हो गया क्यूबेन के बारे में। फिर देखो आगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9th एग्जाम्पल डीयू के लिए। अब ये घर से करना मैं नहीं करा रहा, है ना। अच्छा इसमें जरा देखो ध्यान से, इसमें गड़बड़ कर सकते हो आप, इसको घर से नहीं करना है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल में आप गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि आप जो है रिंग शायद काउंट कर लो 3, देखो ये 1 2 और ये 3, एग्जैक्टली ये मॉलिक्यूल है ही नहीं ऐसा, मैं नंबरिंग करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसा नंबरिंग किया है। अब ध्यान से देखना, ये लो ये 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। चलो चलिए बताओ 5 और 6 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। और 1 और 4 क्या अटैच्ड है, हाँ यस, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। अब देखो आप यहां से तो आपको रिंग शायद दिख सकती है 1 2 और ये 3, लेकिन एग्जैक्टली रिंग कितनी है, 1 और 2 है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना इसमें रिंग कितनी है, 2 है, 5 और कितने 2 है, तो डी क्या आ रहा है 4। प्लीज 5 मत निकाल लेना कि 3 रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए 5 गलत हो जाएगा। ये और ये स्ट्रक्चर कैसी है, सेम, जिसको मैंने ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये जो है मैंने बात कर ली बेटा, या फिर और भी एक दो और लिख देता हूँ बेटा, एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ, मान लो 11 वाला लिखता हूँ, ऐसा है। 11 वाला 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 11 वा
CN, है ना, और यहाँ लिख दिया OH। बताओ DU कितना है इसका? एक रिंग है, फिर एक रिंग है। और पाई कितने हैं? 0 नहीं, अरे है ना, ये साइनाइड ऐसा लिखते हैं, साइनाइड ऐसा होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब बताओ साइनाइड को हम लोग ऐसा लिखते हैं। बताओ कितने पाई? 2 पाई, 2 पाई, बताओ ये कितना हो गया? अरे आया समझ में? अगला देखो, एक और लिख देता हूँ, ऐसा लिखता हूँ 11 12, मान लो ऐसा। 5 बॉन्ड कितने हैं? 1 2, 2 पाई, 2 पाई नहीं, अरे ये भी तो है, CN ऐसा है, बताओ कितने पाई? 1 2 3 4, 4 पाई। अच्छा रिंग कितनी है? 2 है, बताओ DU क्या होगा? 6। अब हम लोग DU में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन बताया था, 2 कंडीशन थी उसमें। एक मैंने यूं लिखा था कि अगर मान लो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है या स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है, स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है, जैसे मान लो कि ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में आपको पूछ ले कि DU कितना है, तो आप तुरंत बता दोगे। कैसे बता पाओगे DU? बताओ, पाई बॉन्ड कितने हैं? 2, रिंग कितनी है? 1, तो बताओ कितना हो गया? 3, मतलब DU कितना हो गया इस मॉलिक्यूल के लिए? 3। क्या समझ गया? जैसे मान लो मैंने ये बोला है, इसके लिए आप DU क्या बता पाओगे? मान लो यहाँ पर लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये ऐसा, बताओ इसके लिए DU क्या बताओगे? कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 3, कितनी रिंग है? 1, टोटल कितना हो गया? 4, मतलब बताओ इस रिंग के लिए या इस कंपाउंड के लिए DU क्या हो गया? 4। तो इस तरह से आप क्या है बेटा, किसी भी कंपाउंड के लिए DU स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो तो कैसे निकाल लेते हैं वो देख लिया जाए। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो क्या करते हैं, तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन हो तो, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, DU इज इक्वल टू लिखते हैं C+1, क्या लिखते हैं बेटा? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N, है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये इस तरह से लिख लेते हैं फार्मूला, जिसमें आपको मैंने बताया था C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, है ना। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल, और फर्स्ट एग्जांपल में मान लो मैं लिख रहा हूँ ऐसा C8H8O, इसका DU निकालना। क्या बेटा? C8H8O, इसका DU निकालना। चलो कैसे निकालेंगे? तो DU इज इक्वल टू, बताओ कार्बन एटम कितने हैं? 8 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा? 8 प्लस, कोई हेलोजन है क्या? हेलोजन मैंने आपको बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजन। तो बताओ कोई हेलोजन है क्या? नहीं है, तो क्या लिखोगे? 0। और बताओ माइनस 0, क्योंकि नाइट्रोजन तो है ही ना, तो 0 लिख दिया, अपॉन 2, बताओ बेटा कितना? 9 माइनस, बोलो बेटा 8 2, मतलब कितना? 9 माइनस 4, दैट इज 5। 5 DU आ गया बेटा। क्या आपको समझ में आया कैसे किया? यहाँ पर ये जो DU आ गया कितना आ गया? 5। अब एक ध्यान से देखें आप, जब ये DU 5 आया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यूं निकलता है कि या तो इसमें पाई बॉन्ड 5 होंगे, या इसमें रिंग 5 होगी, हो सकता है। रिंग कितनी हो बेटा? 5, या और पॉसिबिलिटी बहुत सारी है बेटा। वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पाई बॉन्ड रख लो और रिंग रख लो, और टोटल सम तो हमेशा कितना आना चाहिए? 5। अब आप रख के देखो कि मान लो पाई बॉन्ड 1 है, रिंग 4 है, तो DU 5 हो जाए। पाई बॉन्ड 2 है, रिंग यहाँ पर मान लो 3 है, तो DU 5 हो जाएगा। यूं भी हो सकता है यहाँ पर 3 हो, यहाँ 2 हो, तो भी DU 5 हो जाएगा। यहाँ पर यूं भी हो सकता है ये 4 हो और ये 1 हो, और यहाँ पर DU 5 हो जाए। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी कोई अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप देखिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है इस मॉलिक्यूल में। दूसरा देखें, मान लो मैंने ये लिखा, इस तरह से लिख दिया कि ये मॉलिक्यूल ऐसा है C2H C2H5N, ऐसा C2H5N। चलो आप जरा देखो इसमें क्या करोगे, तो DU इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे? 2 + 1, हाँ, और फिर क्या लिखोगे? माइनस हाइड्रोजन 5 प्लस 0, X तो है ना, हेलोजन नहीं,
माइनस नाइट्रोजन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो डी आ रहा है 3 माइनस, बोलो बेटा 4 2 कितना है, इसमें आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट मींस 1, डी1 आ गया। डी1 आया इसका मतलब समझो, या इसमें अब दो पॉसिबिलिटी है, डी1 है तो क्या है बताओ, अपने मन से बता दो, डी अगर 2 है इसका मतलब क्या है, इसमें दो पॉसिबिलिटी बताओ। एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी है कि पाई बॉन्ड, बस इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, या एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इसमें रिंग हो, तो पाई बॉन्ड एक हो या रिंग एक हो, ये दो पॉसिबिलिटी है। क्या आप इन दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हुए बना सकते हो इसको, देखो बन भी सकती है इसकी स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रक्चर ऐसे बने, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, ये देखो एमीन बन गया, देख लो आप यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो 5 है, कार्बन जो है वो 2 है, नाइट्रोजन जो है वो 1 है। दूसरी पॉसिबिलिटी यू बन सकती है, क्या देखो पाई बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 1 है, यू भी हो सकता था ये, मान लो ऐसा लिख दो CH3CH डबल बॉन्ड NH, बात तो वही है, पाई बॉन्ड 1 है, ये इमीन होता है, इनको क्या बोलते हैं इमीन, ये एमीन है, मैं लिख देता हूँ ये एमीन है, और इनको क्या बोलते हैं बेटा इमीन, ये इमीन होता है, ठीक है। यार यू भी हो सकता है कि एक रिंग कैसे मिल जाए, तो रिंग मिलने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वो इस वे से, मान लो ऐसा लिख दूं यहाँ पर NH जैसा, देख लो आप यहाँ NH, यहाँ CH2, यहाँ CH2, तो दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 5 हो गए, दो कार्बन है, ये 2 कार्बन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, ये तरह से। तो बेटा आप क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन ला सकते हो कि एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किसके थ्रू बेटा, तो अगर मान लो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा मैं, देखो ये जेई में आया हुआ था क्वेश्चन, वही जो आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं यहाँ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या था, वो किस तरह से था, लेट अस सी। क्वेश्चन यूं है बेटा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, एक कोई मॉलिक्यूल है और ऐसा लिखा था एग्जीक्यूट राइट द ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6, C4H6 के लिए जितने भी पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो लिखना है, और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंडीशन में लिखना है, ओपन में और क्लोज। चलो देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन था, अब आप देखो जरा इसमें कैसे करोगे। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ du लिखना चाहूँ तो कैसे लिखोगे, du इज इक्वल टू C+1 मतलब 4+1 माइनस, बोलो बेटा क्या लिखोगे, H प्लस X माइनस 0, अरे n आता है तो n तो है नहीं ना, डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच, यहाँ आ रहा है 5 माइनस 3 दैट इज 2, ये 2 आया है आंसर आपका। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझना, 2 या तो रिप्रेजेंट कर रहा है पाई इज इक्वल टू 2 हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिंग इज इक्वल टू 2 हो, या ये यू भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाई इज इक्वल टू 2 हो, आंसर पाई इज इक्वल टू 1 हो, और रिंग इज इक्वल टू भी 1, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ। चलो अब एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। जैसे मान लो मैंने पहला स्ट्रक्चर इसका लिख दिया, मतलब आपको ऐसी स्ट्रक्चर लिखनी है जिसमें 2 पाई बॉन्ड आ जाए, 2 रिंग आ जाए, या फिर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग आ जाए, सब चलेगा, ठीक है। तो बेटा चलो समझते हैं बेटा ये कैसे कैसे पॉसिबल है। मान लो मैंने फार्मूला लिखा है ऐसा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो कार्बन 4 है दिख रहा है, हाइड्रोजन 6 है बेटा। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन सकता है CH3 CH, यार मैं इससे पहले ही लिख देता हूँ CH3 C CH3, क्या ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर, हाँ। अब या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह से लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, देख लो आप यहाँ पर भी
स्ट्रक्चर में टोटल 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, बोथ कंडीशन ऐसा लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी जिससे आप रिप्रेजेंट कर पाओ? नहीं, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में ये आ गए। क्या और भी हम लोग कहें कि इसमें आप यूं बना सकते हो कि मान लो मैंने यूं लिख दिया बेटा, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर में ऐसा लिख दिया, ये ऐसा CH3 CH3 और यहाँ पर ये मैं यूं लिख दूं बेटा CH डबल बॉन्ड CH2। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, बस ये पॉसिबल स्ट्रक्चर। आप जरा देखो ये तो सब कैसी है बेटा बताओ, ये ओपन वन है। अब मैं बता रहा हूँ क्लोज वन, क्लोज स्ट्रक्चर में कौन कौन सी, तो देखो आप जरा, ये तो सब ओपन वाली थी, अब क्लोज वाली में है। देखो ऐसा हो सकता है कि मान लो ये फार्मूला मैं ऐसा बना दूं, देख लो एक रिंग है और एक पाई और कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, ये स्ट्रक्चर बन गए। एक और स्ट्रक्चर बन सकती थी ऐसी, यूं बना लेता है, ये देख लो रिंग है, एक और पाई बॉन्ड है, एक और कार्बन है 4, यू भी बना सकते थे आप ऐसा स्ट्रक्चर। पोजीशन चेंज कर दी मैंने, आप यू भी बना सकते थे 8 सेकंड। देख लो 2 रिंग है, तो 2 रिंग है, वो वाली कंडीशन भी हो गई। अरे आ रहा है समझ में, क्लियर हो पा रहा है? तो अल्टीमेटली ओवरऑल ये सारी स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम लोग क्या है यहाँ DU के थ्रू कुछ जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग तरीके के, या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम लोग DU निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इस मॉलिक्यूल का DU क्या है, तो आप कहोगे 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इस मॉलिक्यूल का DU 2 है, 2 है, 2 है, 2, सबका DU 2 ही है, क्योंकि यहाँ तो आपको 2 पाई बॉन्ड मिल रहा है, 2 रिंग मिल रही है, 1 पाई और 1 रिंग मिल रही है, कुल मिला के सभी कंडीशन में वही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा कि DU निकालते कैसे हैं और DU का जो है क्या है। वैसे DU और हम लोग वापस एक बार फिर से रिपीट करेंगे ये, लेकिन अब तब मैं पढ़ाऊंगा जब आपको मैं आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उस कंडीशन में फिर से ये मैं DU वाला जो है पोर्शन फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब लेकिन बेटा आगे हम लोग बढ़े थोड़ा सा, ये मैंने DU आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। क्या बेटा? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब समझो, एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी लाइन जिसमें 2 कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन में जो मेंबर्स है बेटा, उनमें कहीं ना कहीं CH2 का डिफरेंस हो, दैट इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज। तो देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप लोग अपने हिसाब से लिखना, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 2 कॉन्जुगेटिव मेम्ब्रेन या मेंबर्स जो हैं, उन दोनों मेंबर्स के बीच में डिफरेंस इज ऑलवेज CH2। या अगर मैं कहूं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से डिफरेंस, तो दैट इज ऑलवेज 40। ये होता है पहला। तो बेटा एक तो ये हो गया। दूसरा ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम होना ही चाहिए। तीसरी बात, उनमें जो है हम लोग ये कहेंगे कि जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, मस्ट बी सेम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए बेटा? सेम। और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी कैसा होना चाहिए? सेम। तो प्रॉपर्टीज भी कैसे होना चाहिए? सेम। ये होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान रखना। होमोलॉगस सीरीज में क्या है, आपको अभी ये सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप अपने हिसाब से नोट कर पाओ उसे। तो पहला तो ये है कि होमोलॉगस सीरीज में 2 जो कॉन्जुगेटिव या कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस हमेशा CH2 या 14 का डिफरेंस होता है। फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? सेम होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसी होती है? सेम होती है।
और उनमें जो प्रॉपर्टीज है वो भी कैसी होगी, सेम होगी। अब बेटा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं आप जरा होमोलॉगस सीरीज में, ध्यान से देखते हैं आप। जैसे मैं अगर यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज के लिए अलग अलग कंपाउंड ड्रॉ करूँ तो आप समझ जाओगे। जैसे मान लो मैं होमोलॉगस सीरीज में फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ अल्केन। ये लो बेटा मैंने अल्केन लिया, हैविंग फार्मूला CnH2n+2। ये अल्केन का फार्मूला है बेटा, ठीक है। अब इस अल्केन के फार्मूले में अगर आप कोई भी कंपाउंड फिट कर रहे हो, तो मान लो मैंने लिखा पहला CH4, दूसरा क्या होगा, मान लो 2 की वैल्यू रखो यहाँ पर, यहाँ 2 रख दो तो यहाँ आ जाएगा C2, यहाँ 2 रखो तो 4 + 2 क्या हो जाएगा H6, या तीसरा आप जरा देखो, मान लो यहाँ पर 3 रखा तो C3, यहाँ पर कितना हो जाएगा H8, या फिर मान लो फोर्थ एग्जांपल ले लो, यहाँ पर रख दो C4 और बोलो इसमें क्या हो जाएगा 8 + 2 10 H10। ये सब क्या है बेटा, तो ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें अगर आप दो कॉन्जुगेटिव मेंबर्स में बीच में डिफरेंस देखते हो तो वो CH2 का डिफरेंस मिलेगा। देखो आप जरा, मतलब ये जो दो कंटिन्यूअस मेंबर्स हैं इनके बीच में जरा देखो आप डिफरेंस कितना मिल रहा है CH2, या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखें तो 14 आ जाएगा। अरे CH2 में तो देखो कार्बन का जो एटॉमिक वेट है बेटा वो 12 होता है और हाइड्रोजन का 2, तो 2 + 12 दैट इज 14। यहाँ पर जरा देखो इन दो के बीच में भी वही मिलेगा, क्या मिलेगा CH2 का डिफरेंस, या इन दो के बीच में भी क्या मिलेगा CH2 का डिफरेंस। आपको शायद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, CH2 का डिफरेंस क्लियर हुआ कैसे? देखो आप जरा, जिनको क्लियर नहीं हो रहा है, मान लो कोई दो मेंबर ले लेता हूँ, मान लो मैं एक तीसरा मेंबर ले रहा हूँ, देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा CH3 CH2 CH3, ऐसा। अब इसमें क्या फार्मूला बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा बनेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो आप जरा ध्यान से, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें है, CH2 इसमें है, CH2 इसमें है, CH3 इसमें है, CH3 इसमें, इसमें और इसमें क्या नहीं है, क्या डिफरेंस आ रहा है CH2 का, बस यही डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये होगा। और इन सब के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसी होती है सेम, प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है सेम। ये होमोलॉगस सीरीज की मेजर प्रॉपर्टीज है बेटा, मतलब होमोलॉगस सीरीज को अगर आपको बताना हो तो आप इसी वे में एक्सप्लेन करोगे कि होमोलॉगस सीरीज में क्या क्या होता है। अब बेटा मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि होमोलॉगस सीरीज में ये तो पहला हुआ अल्केन वाला, ऐसे ही आप होमोलॉगस सीरीज में दूसरा एग्जांपल ले सकते हो एल्कीन। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो एल्कीन। देखो अब जरा एल्कीन्स में बात करें तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं हम CnH2n। जैसा मान लो मैंने लिखा C2H4, ये दूसरा क्या लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल C3H, या 3 रख दो C3H6, या मान लो मैंने थर्ड एग्जांपल रखा इस तरह से लिख दिया C4, तो यहाँ क्या है H8, ये इस तरह से। और आप देखो फिर से इनमें डिफरेंस कितना आएगा, तो मैंने मान लो यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, चलो दूसरे में ऐसा लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरा मैंने लिखा ऐसा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख लो सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का ही तो आ रहा है। देखो आप पहले और दूसरे में वो भी CH2 का डिफरेंस है, देखो यहाँ CH2 है यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है तो यहाँ CH है, तो एक H यहाँ से इधर ऐड कर दो, अब यहाँ CH2 हो गया तो ये क्या है CH2 का डिफरेंस, या सेम थिंग यहाँ पर भी क्या है CH2 का डिफरेंस। क्या आपको समझ में आया? तो ये क्या है बेटा होमोलॉगस सीरीज। ये एक और है एल्कीन देख लिया, एल्कीन देख लिया, एक और थर्ड कैटेगरी बना ले हम लोग एल्काइन। अब एल्काइन में देखो हम जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं CnH2n -2, इस तरह से। तो अब अगर आप देखते हो यहाँ पर तो कैसे फार्मूला लिखेंगे आप जरा देखो ध्यान से, ऐसा मान लो ऐसा लिखा मैंने C2H2 फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा C3 और यहाँ पर H, देखो यहाँ C3 यहाँ 3 वैल्यू रखी, यहाँ पर 3 और ये 6 में से 2 क्या 4 C3H4, या फिर देखो थर्ड एग्जांपल मान लो मैंने रखा C4H6, चलो लिख लेते हैं इसके बारे में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे ही होगा। ये बताओ ये क्या होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अच्छा तो बताओ ये क्या होगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। और अब आप देखो जरा हर एक मेंबर्स के बीच में दो जो कॉन्जुगेटिव मेंबर्स हैं उनके बीच में या कंटिन्यूअस मेंबर्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज CH2,
वो डिफरेंस फिर से कितना आ रहा है, CH2 का ही आ रहा है। क्या समझ आ गया आपको? तो इस तरह से आप लोग एल्केन, एल्कीन या एल्काइंस में इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि एग्जैक्टली उनमें क्या क्या कंडीशंस हैं। और देखो आप ध्यान से, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे मैंने ये तो बता दिया आपको कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में किस तरह से हैं, या फिर और भी हम लोग ले लें। जैसे मान लो मैंने यूं ले लिया, फोर्थ एग्जांपल मान लो फॉर अल्कोहल। अब अल्कोहल ले लिया, मान लो अल्कोहल में कैसे आप होमोलॉगस सीरीज को डिसाइड करेंगे, तो मान लो जनरल फार्मूला में लिख रहा हूँ CnH2n प्लस OH, ऐसा जनरल फार्मूला लिखेंगे, है ना। इसका मतलब समझो आप क्या है। इधर देखो n की वैल्यू मान लो 1 रखनी है, तो 1 रखी तो C1H, यहाँ पर क्या है 2, है ना। I'm sorry, यहाँ पर I'm sorry, प्लस 1 OH, दिस इज द जनरल फार्मूला अल्कोहल। देखो CN 1 रखा, यहाँ पर बोलो H3OH, आया समझ में? और ये OH ऐसा है, क्लियर है, ये जनरल फार्मूला है। तो ये अल्कोहल के लिए फर्स्ट। या दूसरा आप जरा देखो जनरल फार्मूला क्या बना लोगे आप, इस तरह से C2H5OH, या फिर तीसरा आप बना सकते हो C3H7OH। सभी में फिर से डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का। तो ये अल्कोहल के लिए हो गया। ये अल्कोहल के बाद नेक्स्ट बढ़े हम लोग, अल्कोहल के बाद अगली होमोलॉगस सीरीज में अगर बात करें तो देखें आप जरा, होमोलॉगस सीरीज का अगला एग्जांपल देखें, अल्कोहल के बाद नेक्स्ट फिफ्थ, मान लो एसिड के लिए। एसिड के लिए बात कर लें तो जनरल फार्मूला ऐसा लिखेंगे CnH2n प्लस 1 COOH, ऐसा लिखते हैं बेटा। अब देखो आप खुद ही फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखोगे, CH3, ऐसा हो जाए, मैं एक कार्बन रखा CH3 COOH, दूसरा C2H5 COOH, या फिर तीसरा C3H7 COOH। These are all series of homologous members। ध्यान रखना कभी ये दो एक दूसरे के होमोलॉगस हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते बताओ बेटा? बिकॉज दे आर हैविंग सेम फंक्शनल, दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसलिए बेटा ये कभी भी होमोलॉगस हो ही नहीं सकते। क्या ठीक है? फिर देखो और आगे, मान लो मैं ऐसा रखूं तो ये एसिड हो गया, या आप ऐसे कई सारे कोई भी कंपाउंड लेकर रख सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा, आपको बताना रहेगा कि होमोलॉगस सीरीज में क्या क्या है। तो हम लोग यूं लिख रहे हैं आइडेंटिफाइड होमोलॉगस मेंबर्स। आपको होमोलॉगस मेंबर्स को आइडेंटिफाइड करना है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। चलो देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है PQRS, इस तरह से। अब मैंने P के सामने मान लो ऐसा लिखा है, Q के सामने ऐसा लिखा है, R के सामने मान लो मैंने ऐसा लिखा है, और S के सामने मान लो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर आपको जो है, यहाँ मैं लिख देता हूं, इसमें मैच करना है, मैच द कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट है, इस कॉलम फर्स्ट को आप कॉलम सेकंड से मैच करेंगे, है ना। ये मैंने इस तरह से लिखा है, और आप इन होमोलॉगस मेंबर्स को एक दूसरे से मैच करके देखिए बेटा। ये तो मैंने रख लिया, और इधर आप देखो मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स लिख देता हूँ। अब हमें उसे मैच करना रहेगा। चलो करते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने ये लिख दिया, दूसरा मान लो मैंने ऐसा रख दिया, तीसरा मान लो मैंने ऐसा रख दिया, चौथा मान लो मैंने इस तरह से रख दिया। बताओ बेटा, ये A, B, C और ये D। अब मैच करो, P के सामने क्या मैच कर सकते हैं? P के सामने देखो जरा कितने कार्बन है, 1 2 3 4। होमोलॉगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है 1 2 3। क्या ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस हो गए? तो बताओ, ये और ये
एक दूसरे के क्या है, होमोलॉगस। तो P जो है वो B के साथ मैच हो रहा है, सेम Q जो है वो किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पर कितने कार्बन, 3, यहाँ 4, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, CH2 का, दोनों क्या है, होमोलॉगस मेंबर्स हैं। A नेक्स्ट R में जरा देखो 1 2 3, 1 2, बोलो दोनों क्या है, होमोलॉगस, R C से मैच हो रहा है। और S में देखो 1 2 3 4, 1 2 3, दोनों में डिफरेंस CH2 का है, ये बोलो बेटा क्या है। तो ये बेटा इस तरह से आप कंपाउंड्स को मैच कर सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताना बेटा कौन है होमोलॉगस। अरे समझ में आया, ये क्या है बेटा, सब एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये तो एक पहला क्वेश्चन हुआ मैच द कॉलम वाला। दूसरा एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप पहचान लो बेटा। मान लो ऐसा है, फर्स्ट इस तरह से, दूसरा आपको ये बताना है कि ये होमोलॉग्स है कि नहीं है ना, होमोलॉगस है या नहीं है ना, तो पहला। दूसरा ऐसा लिखा हुआ है, ये बेटा ऐसे अलग अलग है। अब आपको पहचानना है इसमें कौन होमोलॉग्स है और कौन नहीं। फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 5 यहाँ होमोलॉगस हो ही नहीं सकते, क्योंकि कम से कम एक कार्बन कम चाहिए, राइट, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा 1 2 3, यहाँ 1 2, क्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और यहाँ क्या है, C डबल। हमेशा ध्यान रखना होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स वही हो सकते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप कैसा हो, सेम। यहाँ अगर OH है तो यहाँ भी OH होना चाहिए, या अगर यहाँ C डबल OH है तो यहाँ भी C डबल OH होना चाहिए, दैट्स व्हाई ये भी नहीं हो सकता। थर्ड, क्या ये होमोलॉगस मेंबर्स है, नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, या तो दोनों में सिंगल होना चाहिए या दोनों में डबल होना चाहिए। यहाँ ये हो सकते हैं क्या, हाँ CH4 और ये क्या है, C2H6, दोनों में डिफरेंस है, ये होमोलॉगस है। तो ये है, नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है और ये डबल बॉन्डेड है, इसलिए ये नहीं है। तो बेटा ये इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं होमोलॉगस सीरीज को। क्या आपको ये भी समझ में आया ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन सा था, बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बेटा ये समझ में आया ना आपको। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो मैंने यू लिखा, अब आप बताना कि ये होमोलॉगस है या नहीं है। चलो अब इनमें बताना बेटा कौन होमोलॉगस है और कौन नहीं है। एक बात बता, यहाँ क्या लिखा है, CH3, यहाँ क्या लिखा है, CH2 CH3, मतलब CH2 का डिफरेंस है, मतलब ये होमोलॉगस है। दूसरा, यहाँ कितने कार्बन है, 5, यहाँ कितने हैं, 4, होमोलॉगस है, CH2 का डिफरेंस है दोनों। यहाँ बताओ क्या CH2 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, क्या होमोलॉगस है, हाँ है, होमोलॉगस है। ये बताओ क्या है, ये होमोलॉगस है क्या, हाँ है। कैसे, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ 5 है, अरे है क्या, नहीं है, 3 है तो 4 होने थे ना, यहाँ तो क्या है, 3 है तो सीधे 5 हो गए, ये तो CH2 का डिफरेंस नहीं हुआ, अरे ठीक है, तो ये होमोलॉगस नहीं है। ये बेटा इस तरह से, बेटा समझ में आया आपको। तो इस तरह से क्या है बेटा, आप ऐसे क्वेश्चंस को इस वे में अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आया आपको होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ठीक है बेटा। चलो